पर बड़ी कार्रवाई। इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने 3000 करोड़ प्लस की संपत्तियों पर लगाई कुर्की। जानिए पूरा मामला। राष्ट्रीय जांच एजेंसी ईडी ने अनिल अंबानी से जुड़े समूह कंपनियों के खिलाफ धन शोधन, पब्लिक फंड डाइवर्जन और ऋण घोटाले के सिलसिले में एक बड़े कदम के तहत लगभग 3084 करोड़ मूल्य की संपत्तियां अस्थायी रूप से कुर्क की हैं। मुख्य तथ्य, एजेंसी ने 31 अक्टूबर 2025 को 4 अलग-अलग आदेश जारी किए, जिनके तहत भारत के प्रमुख शहरों जैसे मुंबई, दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद, पुणे, ठाणे, हैदराबाद, चेन्नई, कांचीपुरम, पूर्वी गोदावरी में स्थित संपत्तियों को कुर्क किया गया। कुर्क की गई संपत्तियों में अनिल अंबानी का मुंबई के बांद्रा पाली हिल स्थित पारिवारिक आवास, दिल्ली में रिलायंस सेंटर प्लॉट और अन्य फ्लैट लैंड ऑफिस परिसंपत्तियां शामिल हैं। यह कार्यवाही मुख्य रूप से रिलायंस होम फाइनेंस एलटीडी और रिलायंस कॉमर्शियल फाइनेंस एलटीडी आरसीएफएल द्वारा जुटाए गए सार्वजनिक धन के कथित डाइवर्जन और लॉन्ड्रिंग से संबंधित हैं। विवरण के अनुसार 2017 से 2019 के बीच यस बैंक ने आरएचएफएल के उपकरणों में 2965 करोड़ और आरसीएफएल के उपकरणों में 2045 करोड़ का निवेश किया था, जो दिसंबर 2019 तक एनपीए में बदल गया था। आरएचएफएल पर 1353.50 करोड़ और आरसीएफएल पर 1984 करोड़ बकाया थे। एजेंसी ने जांच में पाया कि पुराने नाम वाला रिलायंस निप्पॉन म्यूचुअल फंड द्वारा समूह की वित्तीय कंपनियों में प्रत्यक्ष निवेश एसईबीआई दिशा निर्देशों के तहत कानूनी रूप से स्वीकार नहीं था, जिसे छिपाने के लिए सार्वजनिक म्यूचुअल फंड निवेश को इनडायरेक्ट मार्गों द्वारा बैंक एवं समूह कंपनियों तक पहुंचाया गया था। जांच ने गंभीर नियंत्रण तंत्र की खामियां पाई हैं। इवन कभी-कभी आवेदन दाखिल हुई पहले ही उसी दिन किया गया, दस्तावेज अधूरे, ओवर रिटर्न, अनडाटा प्रतिभूति पंजीकरण न होना या अधूरा होना, उधारकर्ताओं का वित्तीय स्वास्थ्य बेहद कमजोर। एजेंसी ने इसे जानबूझकर और लगातार नियंत्रण में की गई चूक करार दिया है। इसके अतिरिक्त एजेंसी ने समूह की अन्य कंपनियों जैसे रिलायंस कम्युनिकेशंस एलटीडी, आरकॉम के खिलाफ भी जांच तेज कर दी है, जहां कथित तौर पर 13,600 करोड़ से अधिक की हेराफेरी सामने आई है। 12,600 करोड़ संबंधित पक्षों को और 1,800 करोड़ सावधि जमा तथा म्यूचुअल फंड में निवेश के रूप में। क्या है मामला गहराई से? यह मामला सिर्फ संपत्ति कुर्की का नहीं, बल्कि सार्वजनिक भरोसे और वित्तीय व्यवस्था की जटिल व्यवस्था का परीक्षण है। नीचे बिंदुवार समझें। सार्वजनिक फंड जुटाना, उपयोग। आरएचएफएल तथा एचसीएफएल जैसी कंपनियों ने बैंक व म्यूचुअल फंड माध्यम से जनता व वित्तीय संस्थानों से बड़े पैमाने पर पैसा जुटाए। लाभ नहीं, एनपीए में ट्रांसफर। उदाहरण के लिए यस बैंक द्वारा दिए गए निवेश बड़े पैमाने पर एनपीए बने, जो संकेत हैं कि उद्देश्य निवेश मात्र नहीं बल्कि फंड को दूसरी ओर स्थानांतरित करना था। फंड रूटिंग और ऑनलाइन लेंडिंग। एजेंसी ने पाया कि उक्त कंपनियों ने समूह संबंधित संस्थाओं को ऋण दिया, जिसमें संसाधन का अंतिम इस्तेमाल समूह के भीतर ही हुआ, जिसका अर्थ है कि मूल सार्वजनिक वित्तीय किसी व्यावसायिक उपक्रम में नहीं गया, बल्कि परिसंपत्तियों अथवा उपकंपनियों के माध्यम से समूह के समेकित नियंत्रण में रहा। नियामक व प्रक्रिया खामियां। ऋण स्वीकृति प्रक्रिया में त्रुटियां पाई गई। उदाहरण के तौर पर आवेदन दर्ज होने से पहले ही अनुमोदन या वितरण दस्तावेज अधूरे या ओवर राइटिंग सिक्योरिटीज पंजीकृत न होना। ये संकेत है कि नियंत्रक यंत्र जानबूझकर कमजोर बनाए गए थे। कुर्की का उद्देश्य। ये कार्यवाही सिर्फ संपत्तियों को बांधने तक सीमित नहीं है। एजेंसी का लक्ष्य अपराध से उत्पन्न आय का पता लगाना, अगले चरण में वापस लेने योग्य परिसंपत्तियों को सुरक्षित करना और अंततः उस राशि को आम जनता के लाभार्थ लौटाना है। राजनीतिक वित्तीय प्रभाव। यह मामला वित्तीय संस्थानों या नियामक तंत्र, सेबी, बैंकिंग नियामक आदि के प्रति भरोसे को चुनौती देता है। जब बड़े बड़े लेन देनों में नियामक दिशा निर्देशों की अनदेखी होती है, समूह उपक्रमों और सहसंबद्ध कंपनियों के बीच वित्तीय लेन देनों की पारदर्शिता का सवाल उठता है। यह सिर्फ एक कारोबारी मामला नहीं बल्कि सिस्टमिक जोखिम है। निवेशकों, म्यूचुअल फंड, बैंक, जमाकर्ता और आम जनता के लिए चेतावनी है कि बड़े समूहों के लेन देनों में
संबंधित पार्टीज जोखिमों को गंभीरता से देखा जाना चाहिए। अगले कदम और क्या क्या देखने योग्य है? एजेंसी आगे कैसे आगे बढ़ती है? कुर्की के बाद क्या होगा? क्या इन संपत्तियों को बाजार में बेचा जाएगा या उनका मूल्यांकन प्रक्रिया चलेगी? क्या आरोपी कंपनियों तथा व्यक्तियों पर चार्जशीट दाखिल होगी और कोर्ट में कब पहली सुनवाई होगी? अन्य वित्तीय गिरफ्तारी केस में इसकी तुलना क्या यह प्रेसिडेंट सेट करेगा जिस तरह पिछले बड़े घोटाले जिनमें बैंक एनपीए फ्रॉड शामिल थे? कि ऐसे मामलों में जल्दी से कार्रवाई संभव है? नियामक सुधार बैंकिंग तथा म्यूचुअल फंड निवेश प्रणाली में ऐसी खामियों को कैसे रोका जाए? क्या नए दिशा निर्देश आएंगे?